सालों बाद पति कलेक्टर बनकर गांव पहुंचा। पत्नी ईंट भट्टे पर काम करती मिली। फिर जो हुआ, इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश जौनपुर जिले की, जहां एक छोटा सा गांव है बरेपुर। इसी गांव में रहते थे निखिल और सरिता। निखिल के घर की हालत बहुत खराब थी। पिता लंबे समय से बीमार थे और मां दूसरों के घर बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। निखिल दिन में मजदूरी करता और रात में लालटेन की हल्की रोशनी में पढ़ाई करता। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, कुछ पुरानी किताबें, एक टूटी चारपाई और एक सपना कि एक दिन वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। वो अक्सर खुद से कहता, बस पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर सब बदल जाएगा। गांव के लोग उसकी बात सुनते तो बस चुप रह जाते। उन्हें विश्वास नहीं था कि इतने गरीब घर से कोई बड़ा बन सकता है। सरिता भी उसी गांव में अकेली रहती थी। उसकी मां कई साल पहले गुजर चुकी थी। एक छोटी सी झोपड़ी और थोड़ी सी जमीन थी, जो अब खेती लायक नहीं रही थी। अपना गुजारा करने के लिए वो गांव में जहां काम मिलता वहां चली जाती। कभी खेतों में, कभी ईंट ढोने में, कभी किसी के घर काम करने में। दिन भर की मेहनत के बाद भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। निखिल और सरिता एक दूसरे का सहारा थे। दोनों के पास देने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन समझ और भरोसा था। जब भी निखिल पढ़ाई को लेकर परेशान होता, वह सरिता के पास चला जाता। एक शाम वह चुपचाप उसकी झोपड़ी के बाहर बैठा था। हाथ में किताब थी, लेकिन नजरें कहीं और थी। सरिता ने पूछा, क्या हुआ? निखिल ने धीमी आवाज में कहा, शहर जाकर पढ़ना पड़ेगा, यहां रहकर कुछ नहीं होगा। कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। शहर जाने का मतलब था पैसा, रहने की जगह, खाने का इंतजाम, और सबसे बड़ी बात, गांव से दूर जाना। सरिता ने धीरे से पूछा, कब जाना है? पता नहीं, पैसे ही नहीं है। निखिल ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज में पहली बार बेबसी साफ सुनाई दे रही थी। अगले कुछ दिनों तक निखिल और भी ज्यादा काम करने लगा। सुबह से शाम तक मजदूरी करता, फिर रात में पढ़ता। लेकिन जितना भी कमाता, वो शहर की पढ़ाई और रहने के खर्च के सामने बहुत कम था। एक रात वो थककर जमीन पर बैठ गया। शायद मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, उसने धीमे से कहा। उसी समय सरिता वहां आई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद उसने अपनी मुट्ठी खोली और उसके सामने कुछ पैसे रख दिए। निखिल चौंक गया, ये कहां से आए? सरिता ने नजरें बचाते हुए कहा, तू शहर जाएगा। बस? लेकिन इतने पैसे? सरिता ने बात टाल दी, तू चिंता मत कर, पढ़ाई कर। निखिल समझ गया कि ये पैसे आसानी से नहीं आए होंगे। उसने पैसे उठाने से मना किया। नहीं, मैं नहीं ले सकता। सरिता ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, अगर तू नहीं जाएगा तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसकी आंखों में अजीब सा विश्वास था, जैसे वो पहले से जानती हो कि निखिल सफल होगा। कई बार मना करने के बाद आखिर निखिल ने पैसे ले लिए। कुछ दिनों बाद शहर जाने की तैयारी पूरी हो गई। जाने के दिन पूरा गांव बस दूर से देख रहा था। किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सरिता चुपचाप खड़ी थी। बस आने की आवाज सुनाई दी। निखिल ने अपना छोटा सा बैग उठाया। उसमें कुछ कपड़े और किताबें थी। बस इतना ही उसका सामान था। वह सरिता के सामने आकर रुक गया। मैं जल्दी लौटूंगा, कुछ बनकर उसने कहा। सरिता ने हल्की मुस्कान दी, मुझे पता है, बस चलने लगी। निखिल खिड़की से बाहर देखता रहा। सरिता वहीं खड़ी रही, जब तक बस आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन के बाद गांव की वही सड़क, वही खेत और वही झोपड़ी तो थे, लेकिन सरिता के जीवन में एक बड़ा खालीपन आ गया था। शुरू में निखिल की चिट्ठियां आती रहीं। वो शहर की पढ़ाई, काम और मुश्किलों के बारे में लिखता। सरिता हर चिट्ठी को कई बार पढ़ती और संभाल कर रख देती, लेकिन धीरे धीरे चिट्ठियों के बीच का समय बढ़ने लगा।
एक हफ्ता, फिर एक महीना, फिर कई महीने। सरिता हर दिन डाकिये की राह देखती, लेकिन ज्यादातर दिन खाली ही गुजरते। उधर घर चलाने के लिए उसे पहले से ज्यादा काम करना पड़ रहा था। गांव में काम कम मिलता था, इसलिए वह पास के ईंट भट्टे पर जाने लगी। वहां सुबह से शाम तक भारी ईंटें ढोनी पड़ती थी। हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने काम छोड़ना नहीं सीखा। शाम को जब वह थकी हुई अपनी झोपड़ी में लौटती, तो सबसे पहले पुरानी चिट्ठियां निकाल कर देखती। उन चिट्ठियों में लिखा हर शब्द ही उसका सहारा था। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक दिन डाकिया कई महीनों बाद उसके दरवाजे पर आया। सरिता दौड़कर बाहर आई, लेकिन उसके हाथ में कोई चिट्ठी नहीं थी। अब कोई खत नहीं आता तुम्हारे नाम, डाकिया ने साधारण आवाज में कहा और आगे बढ़ गया। सरिता दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद दूरी सिर्फ रास्तों में नहीं, दिलों में भी आ गई है। लेकिन उसने इंतजार छोड़ना नहीं सीखा था। अगली सुबह भी वो उसी ईंट भट्टे पर काम करने चली गई, जहां धूल, धूप और थकान के बीच उसका हर दिन बीतने लगा। वहां सुबह सूरज निकलने से पहले काम शुरू हो जाता था। ठंडी मिट्टी को गूंथना, गीली ईंटों को उठाकर कतार में लगाना और फिर सूखने के बाद उन्हें भट्ठे तक ढोना। दिन भर यही चलता रहता। मजदूरी बहुत कम मिलती थी, लेकिन सरिता के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसका शरीर इस कठिन काम का आदी हो गया, पर मन अब भी कहीं दूर अटका रहता था। काम करते समय भी वो अक्सर सड़क की तरफ देख लेती, जैसे कोई अचानक आ जाएगा। कई बार उसे लगता कोई उसका नाम पुकार रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देखती तो सिर्फ धूल उड़ती दिखाई देती। शाम को बाकी मजदूर अपने परिवार के साथ लौटते, बातें करते, हंसते, लेकिन सरिता चुपचाप अपनी झोपड़ी की तरफ चली जाती। उसके पास कहने के लिए कोई नहीं था। दिन महीनों में बदल गए, मौसम बदल गया। बरसात आई, गई, फिर सर्दी आ गई, लेकिन उसकी जिंदगी वैसी ही रही। काम, थकान और इंतजार। अब उसने चिट्ठियों की उम्मीद भी लगभग छोड़ दी थी। फिर भी डाकिया गांव में आता तो उसका दिल एक बार जरूर धड़क उठता। उधर शहर में निखिल की जिंदगी भी आसान नहीं थी। शुरुआत में उसे रहने के लिए एक तंग कमरा मिला था, जहां 4 लोग और रहते थे। दिन में वह पढ़ाई करता और रात को छोटे मोटे काम करके खर्च निकालता। कई बार भूखा भी सोना पड़ता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे हमेशा सरिता की कही बात याद रहती, तू बस पढ़, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने परीक्षाएं पास करनी शुरू कर दी। लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। अब उसके पास पहले से बेहतर जगह थी, बेहतर कपड़े थे और भविष्य भी साफ दिखाई देने लगा था। पढ़ाई और जिम्मेदारियों के बीच वो इतना उलझ गया कि गांव की यादें पीछे छूटती चली गई। कभी कभी उसे याद आता, लेकिन वह सोचकर चुप हो जाता कि अभी समय नहीं है। 4 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन वह परिणाम आया जिसका उसे सालों से इंतजार था। निखिल बड़े सरकारी पद पर चयनित हो गया। उस खबर ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिन लोगों ने कभी उसे नजरअंदाज किया था, वही लोग अब उसके आसपास खड़े थे। बधाइयां, फोन, नए लोग, सब कुछ अचानक बहुत तेजी से बदल गया। लेकिन इस खुशी के बीच एक खालीपन भी था, जिसका एहसास उसे उसी रात हुआ जब वो अकेला बैठा था। कमरे में सन्नाटा था और इतने सालों में पहली बार उसे गांव की याद साफ साफ आने लगी। उसे मिट्टी की गंध याद आई, लालटेन की रोशनी याद आई और सरिता का शांत चेहरा भी। कुछ दिनों बाद उसे पोस्टिंग का आदेश मिला। जब उसने कागज खोला तो कुछ पल के लिए वह स्थिर रह गया। उसकी नियुक्ति उसी जिले में हुई थी जहां उसका गांव था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इतने साल बाद वह फिर उसी जमीन पर लौटने वाला था जहां से उसने सफर शुरू किया था। जिले में पहुंचने के बाद सब कुछ बदल चुका था। नई सड़कें बन गई थी, कुछ जगह पक्के घर भी दिखने लगे थे, लेकिन हवा में वही पुरानी मिट्टी की खुशबू थी।
सरकारी गाड़ी में बैठकर जब वो अलग अलग इलाकों का निरीक्षण कर रहा था, तो अचानक उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ काम नहीं कर रहा, वो कुछ ढूंढ रहा है। कई बार वो खिड़की से बाहर देखने लगता, जैसे किसी पहचान को तलाश रहा हो। आखिर उसने अपने ड्राइवर से पूछा, यहां आसपास ईंट भट्टे कहाँ हैं? ड्राइवर ने तुरंत जवाब दिया, साहब, आगे 2-3 बड़े भट्टे हैं, मजदूर वहीं काम करते हैं। निखिल ने धीमी आवाज में कहा, वहीं चलो। गाड़ी कच्चे रास्ते पर मुड़ गई। दूर से धुएं के बादल दिखाई देने लगे। जैसे जैसे गाड़ी करीब आती गई, हथौड़ों की आवाज, लोगों की पुकार और ईंटों की टकराहट साफ सुनाई देने लगी। गाड़ी रुकते ही निखिल कुछ पल अंदर ही बैठा रहा। उसके मन में अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी ऐसे सच के सामने जाने वाला हो जिससे वो सालों से बचता रहा था। आखिर उसने दरवाजा खोला और धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी नजर मजदूरों की भीड़ पर घूमने लगी, और उसी भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा था जिसे देखते ही उसका दिल धड़कना भूल गया। वह सरिता थी। सिर पर ईंटों का बोझ, पैरों में धूल, हाथों में गहरे पड़े छाले, लेकिन चेहरा वही था जिसे वो कभी भूल नहीं पाया था। वो धीरे धीरे चल रही थी, जैसे हर कदम बहुत भारी हो। निखिल कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह सच देख रहा है या कोई सपना। सरिता ने अभी तक उसे नहीं देखा था। वह ईंटों का ढेर रखकर वापस मुड़ी और फिर अगला बोझ उठाने लगी। निखिल के गले में जैसे शब्द अटक गए। 4 साल पहले जिस लड़की ने उसे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ दे दिया था, आज वही इतनी कठिन हालत में खड़ी थी, और वो इतने समय तक उससे दूर रहा। आखिर उसने धीमी आवाज में पुकारा, सरिता। आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन फिर भी सरिता रुक गई। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा। पहले तो वो पहचान नहीं पाई। सामने साफ कपड़ों में खड़ा, मजबूत चेहरा, सरकारी गाड़ी के पास खड़ा आदमी। उसे समझ नहीं आया कि ये कौन है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। निखिल। उसके होंठ कांप उठे। दोनों कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे। आसपास की आवाजें जैसे दूर चली गई। भट्टे का शोर, लोगों की बातचीत, सब कुछ धुंधला पड़ गया। निखिल आगे बढ़ा, लेकिन कदम भारी थे। उसके पास शब्द नहीं थे। वह सिर्फ इतना कह पाया, तू यहां। सरिता ने हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन वह मुस्कान थकान में खो गई। काम करती हूं, उसने साधारण आवाज में कहा, जैसे इसमें कुछ खास नहीं हो। निखिल की नजर उसके हाथों पर गई। उंगलियां फटी हुई थी, हथेलियां कड़ी हो चुकी थी। उसे याद आया, वही हाथ कभी उसे पानी देते थे, चिट्ठियां पकड़ते थे। आज वही हाथ ईंटों का बोझ उठा रहे थे। उसके भीतर पछतावे की लहर उठी। तूने बताया क्यों नहीं? उसने धीमे से पूछा। सरिता ने नजरें झुका ली। क्या बताती? तू अपने काम में लगा था। अच्छा ही है। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, लेकिन दूरी साफ महसूस हो रही थी। कुछ मजदूर अब उन्हें देखने लगे थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि एक बड़ा अफसर एक मजदूर से क्यों बात कर रहा है। निखिल को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने तुरंत कहा, चल थोड़ी देर बैठते हैं। सरिता हिचकिचाई। काम है, अगर मालिक ने देख लिया तो मैं बात कर लूंगा, निखिल ने पहली बार ठोस आवाज में कहा। वह उसे भट्टे से थोड़ी दूर पेड़ के नीचे ले आया। वहां हल्की छाया थी। सरिता बैठ गई, लेकिन उसके हाथ अब भी मिट्टी से भरे थे। निखिल उसके सामने खड़ा रहा, जैसे बैठने की हिम्मत नहीं हो रही हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने पूछा, तू ठीक है? सरिता ने सिर हिलाया। हाँ, बहुत छोटा था, लेकिन उसके पीछे कितनी थकान छिपी थी, यह साफ दिख रहा था। निखिल के मन में सवाल उमड़ रहे थे। क्या वह अकेली है? कैसे जी रही है? क्या उसने कभी उसे याद किया? लेकिन वो कुछ पूछ नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि पूछने का हक उसने खो दिया है। आखिर उसने धीरे से कहा, मैं वापस आ गया हूं।
यही पोस्टिंग हुई है। सरिता ने पहली बार उसकी तरफ ठीक से देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य नहीं था, बस एक शांत भाव था। अच्छा है, उसने कहा, तू सफल हो गया। मुझे पता था। निखिल का दिल और भारी हो गया। उसने सोचा था कि शायद वह नाराज होगी, कुछ कहेगी, लेकिन यह शांत स्वीकार करना उससे ज्यादा दर्द दे रहा था। हवा में राख की हल्की गंध फैल रही थी। दूर भट्टे की आग जल रही थी। सरिता ने उठने की कोशिश की। मुझे जाना होगा, काम बाकी है, उसने कहा। निखिल ने अचानक कहा, सरिता, चल मेरे साथ। वो रुक गई। कहां? उसने धीरे से पूछा। निखिल की आवाज कांप गई। यहां से, हमेशा के लिए। सरिता कुछ पल तक उसे देखती रही। उसकी आंखों में सवाल थे, यादें थी, और कहीं गहराई में दबा हुआ दर्द भी था। लेकिन उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और बस चुपचाप खड़ी रही। उसके चेहरे पर कोई साफ भाव नहीं था, जैसे वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोच रही हो। हवा में भट्टे की गर्मी घुली हुई थी और दूर से मजदूरों की आवाजें आ रही थी। लेकिन उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी। निखिल ने फिर धीरे से कहा, मैं सच कह रहा हूं, अब तुझे यहां नहीं रहना पड़ेगा। सरिता ने उसकी आंखों में देखा। इतने साल बाद याद आई मेरी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सीधी दिल तक पहुंच रही थी। निखिल के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी, उसने मुश्किल से कहा। मैं काम में उलझता गया और सोचता रहा कि एक दिन सब ठीक कर दूंगा, लेकिन समय निकल गया। सरिता ने गहरी सांस ली। समय ही तो सबसे बड़ी चीज होता है निखिल। जो चला जाए वो वापस नहीं आता। ये सुनकर निखिल की आंखें भर आई। उसे पहली बार समझ आया कि उसकी सफलता की कीमत किसी और ने चुकाई है। कुछ पल बाद सरिता ने धीरे से कहा, मैंने तुझे कभी रोका नहीं, क्योंकि मुझे पता था तू कुछ बन जाएगा। बस इतना सोचा था कि तू लौटेगा। निखिल ने तुरंत कहा, मैं लौट आया हूं और इस बार कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन सरिता के चेहरे पर अभी भी संकोच था। इतने सालों की दूरी एक पल में खत्म नहीं हो सकती थी। उसी समय भट्टे का मुंशी वहां आ गया। उसने सरिता को बैठे देखा तो तेज आवाज में बोला, यहां क्या कर रही हो? काम छोड़कर बैठी हो? निखिल ने उसकी तरफ देखा। इनसे ऐसे बात मत करो, उसने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा। मुंशी पहले तो चौंका, फिर बोला, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? निखिल ने अपनी जेब से पहचान पत्र निकाला और उसके सामने कर दिया। मुंशी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो हड़बड़ा गया और धीरे से बोला, साहब, मुझे पता नहीं था। निखिल ने बिना गुस्सा किए कहा, आज से ये यहां काम नहीं करेंगी। मुंशी कुछ बोल नहीं पाया। उसने बस सिर झुका लिया। सरिता ये सब चुपचाप देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने साल बाद अचानक उसकी जिंदगी क्यों बदल रही है। निखिल ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, चलो। वो अभी भी हिचकिचा रही थी। मेरे पास कुछ सामान है, उसने धीमे से कहा। ले आएंगे, निखिल ने जवाब दिया। दोनों भट्टे से बाहर की तरफ चलने लगे। मजदूर उन्हें जाते हुए देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। सरिता के कदम धीमे थे, जैसे हर कदम पर वह अपने पुराने जीवन से दूर हो रही हो। सरकारी गाड़ी के पास पहुंचकर वह रुक गई। शायद उसने कभी इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की कल्पना भी नहीं की थी। निखिल ने दरवाजा खोला और धीरे से कहा, डर मत, बस बैठ जा। कुछ पल बाद वो चुपचाप अंदर बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर देखते हुए सरिता को वही रास्ते दिखाई दे रहे थे जिन पर वो रोज पैदल चलती थी। लेकिन आज सब कुछ अलग लग रहा था। गाड़ी गांव की तरफ मुड़ी। रास्ते में खेत, पेड़ और छोटे छोटे घर दिखाई देने लगे। जैसे ही बरिपुर की सीमा आई, सरिता का दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी उस पुरानी जगह पर जाकर रुकी
जहां कभी निखिल का घर था। घर अब पहले से भी ज्यादा जर्जर हो चुका था। दीवारों का प्लास्टर झड़ चुका था, दरवाजा आधा टूटा हुआ था और आंगन में झाड़ियां उगाई थी। सरिता धीरे से नीचे उतरी और घर को देखने लगी। निखिल भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। यहीं से सब शुरू हुआ था और यहीं से फिर शुरू करेंगे, उसने कहा। सरिता की आंखें नम हो गई। इतने सालों की थकान जैसे अचानक बाहर आना चाहती थी, लेकिन वो खुद को संभाले रही। निखिल ने धीमे से कहा, अब तू अकेली नहीं है। ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बह निकले, जिन्हें वो अब तक रोक कर रखे हुए थी। कई साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन दिल में अब भी एक डर बाकी था कि कहीं ये सब सपना ना हो। वो टूटी दीवारों वाले उस घर के सामने खड़ी थी, जहां कभी जीवन की शुरुआत हुई थी और जहां से एक दिन सब बिखर गया था। आंगन में सूखी घास उगी थी, छप्पर जघसगे से टूट चुका था और दरवाजे की लकड़ी सड़ने लगी थी। फिर भी उस घर में एक अजीब सी अपनापन था, जैसे वो अब भी उनका इंतजार कर रहा हो। निखिल ने धीरे से दरवाजा धक्का दिया। वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल जमी थी, कोनों में मकड़ी के जाले लटके थे और टूटी चारपाई एक तरफ पड़ी थी। वो कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, जैसे हर चीज उसे पुराने दिनों की याद दिला रही हो। सरिता भी धीरे धीरे अंदर आई। उसने दीवार को हाथ से छुआ, जैसे यकीन कर रही हो कि ये सब सच है। इसे ठीक करवा दूंगा, निखिल ने कहा, फिर से रहने लायक बना देंगे। सरिता ने हल्की आवाज में पूछा, तू सच में यही रहेगा? निखिल ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ, अब कहीं नहीं जाऊंगा। उसके शब्दों में कोई दिखावा नहीं था। इतने सालों बाद पहली बार वह अपने फैसले को लेकर पूरी तरह शांत दिखाई दे रहा था। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। मजदूर बुलाए गए, टूटी छत हटाई गई, नई लकड़ियां डाली गई, दीवारों पर फिर से प्लास्टर चढ़ाया गया। गांव के लोग दूर खड़े होकर ये सब देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही निखिल, जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, आज इतना बड़ा अफसर बनकर अपने पुराने घर को खुद खड़ा कर रहा है। सरिता भी खाली नहीं बैठी। वो आंगन साफ करती, टूटे सामान को अलग रखती और नए घर के लिए चीजें व्यवस्थित करती। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन इस बार उस थकान में उम्मीद भी थी। कई साल बाद उसके दिन सिर्फ मजदूरी में नहीं बीत रहे थे। कुछ दिनों में घर पहचान में आने लगा। छत मजबूत हो गई, दीवारें चमकने लगी और आंगन फिर से खुला दिखाई देने लगा। जब आखिरी काम खत्म हुआ तो निखिल ने दरवाजे पर नई कुंडी लगाई और पीछे हटकर घर को देखा। अब ठीक है, उसने धीरे से कहा। सरिता दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई। शायद शब्द कम पड़ रहे थे। शाम को दोनों आंगन में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। चारों तरफ शांति थी, वैसी शांति जो बहुत लंबे संघर्ष के बाद मिलती है। निखिल ने धीमी आवाज में कहा, तुझे पता है, मैं जितना आगे बढ़ता गया उतना ही खाली होता गया। सब कुछ था, लेकिन सुकून नहीं था। सरिता ने उसकी तरफ देखा। आज समझ आया कि असली कमी क्या थी। उसने आगे कहा। सरिता ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। निखिल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तू नहीं थी। ये सुनकर सरिता की आंखें फिर भर आई। उसने नजरें झुका ली, जैसे अपने आंसू छिपाना चाहती हो। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि सब फिर से ऐसा हो जाएगा। निखिल ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं। लेकिन शायद कुछ रिश्ते टूटते नहीं, बस समय के नीचे दब जाते हैं। रात गहराने लगी। आंगन में दिया जल रहा था। उस छोटी सी रोशनी में दोनों के चेहरे साफ दिखाई दे रहे थे, थके हुए लेकिन संतुष्ट। निखिल ने गंभीर होकर कहा, एक बात वादा कर, अब कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। सरिता ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं था। अगर तू साथ रहेगा
तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसने शांत आवाज में कहा। निखिल ने धीरे से सिर हिलाया। मैं हमेशा साथ रहूंगा। उस पल कोई बड़ा वादा नहीं था, कोई शोर नहीं था, बस दो लोगों का शांत विश्वास था जो शब्दों से ज्यादा मजबूत होता है। दिन बीतने लगे, घर में चूल्हा जलने लगा, आंगन में सफाई रहने लगी और लंबे समय बाद उस घर में जीवन की आवाजें लौट आईं। अब सरिता को सुबह ईंट भट्टे नहीं जाना पड़ता था। वो घर संभालती, पौधे लगाती और कभी कभी बस आंगन में बैठकर आसमान देखती, बिना किसी चिंता के। निखिल अपने काम पर जाता, लेकिन शाम को सीधे घर लौट आता। अब उसकी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि कोई उसका इंतजार कर रहा है। एक शाम दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में तारे निकल आए थे। सरिता ने धीरे से कहा, इतने साल मैंने इंतजार किया, लेकिन आज लगता है कि सब व्यर्थ नहीं था। निखिल ने उसकी तरफ देखा। नहीं, क्योंकि तेरे इंतजार ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। दोनों चुप हो गए। उस खामोशी में कोई बोझ नहीं था, बस सुकून था। समय ने बहुत कुछ बदल दिया था, हालात, जिंदगी, रास्ते, लेकिन एक चीज नहीं बदली थी, और वह था उनका साथ। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है, जब इंसान सब कुछ खोकर भी अपने सबसे जरूरी रिश्ते को वापस पाले। दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि सच्चा साथ और सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। समय चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, अगर दिल साफ हो तो रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं। सफलता तभी पूरी होती है जब उसमें अपने लोगों की जगह खाली ना हो। लेकिन अब आप बताइए, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसने आपके लिए सब कुछ किया हो, तो क्या आप उसे कभी अकेला छोड़ सकते हैं? कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। और ऐसे ही सच्ची और भावनात्मक कहानियां सुनने के लिए चैनल कहानी घर बाय वीके को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।